गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट द केमिकल reaction in which one element takes the place of another element is called displacement reaction. डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करने का मतलब है वो उसकी जगह से उसको हटा के खुद उसकी जगह जाके बैठ जाना। सपोज अगर हम बात करते हैं ए बी प्लस सी की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सी ने यहाँ ए को डिस्प्लेस किया, सी डिस्प्लेसेस ए एंड टेक्स इट्स प्लेस। सी ने ए को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया। This type of reaction is called displacement reaction और it is also single displacement reaction. Single displacement reaction का मतलब है यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। हमारे यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और दोनों में एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंपोनेंट का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। It takes place always in solution. It takes place ऑलवेज इन सॉल्यूशन। हमेशा ये रिएक्शन सॉल्यूशन में ही अगर करेगा। इन सॉल्यूशंस जब हमारे सब्सटेंस, जो हमारा सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन में होगा, कोई भी एक सब्सटेंस हमारा जो सॉल्यूशन में होगा तभी ये रिएक्शन अगर करेगा। एंड अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट takes the place of less reactive element. बेटा रिएक्टिव का मतलब एक तरह से समझ लो, रिएक्टिव का मतलब है जिसकी यहाँ ताकत ज्यादा है। तो वही यहाँ जो मैंने रिएक्शन लिखा ए बी प्लस सी इज इक्वल टू सी बी प्लस ए, तो यहाँ सी ने ए की जगह सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि सी की ताकत ए से ज्यादा है। सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, इसी वजह से सी ए को डिस्प्लेस कर पाया। अगर ए की ताकत सी से ज्यादा होती तो चाहकर भी हमारा एलिमेंट सी जो है हमारा, वो ए को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, लेकिन सी रिएक्टिव ज्यादा है। रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे मेटल की, उसमें हम देखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो अपर पार्ट में जो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे उस सीरीज में हम नीचे की तरफ जाते हैं एलिमेंट की रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड कर लेते हैं कि हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ सिर्फ कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन सॉल्यूशन में ही होगा, लिक्विड होना चाहिए, और दूसरा ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब अगर हम बात करें Zn plus H2SO4, ये एक रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2, यहाँ क्या हो रहा है ZnSO4 plus H2, यहाँ ये हो रहा है कि हमारा जो जिंक है उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर रहता है या जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इसी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जिंक में हाइड्रोजन वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है सबको? हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं Mg plus CuSO4, Mg plus CuSO4, Mg
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो मैग्नीशियम है वो कॉपर के ऊपर है, ठीक है। in other words we can say magnesium is more reactive than copper, and that is the reason magnesium could displace copper from copper sulfate solution and takes its place. This type of reaction is called single displacement or simply displacement reaction. तो मैंने अभी आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बताया था, तो हम इस पहले रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लेते हैं कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, और फिर हम इसके एक आध एग्जांपल्स और देखेंगे। लेट्स मूव टू रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और देखते हैं। Let's come to the reactivity series of elements. Reactivity series of metals में रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो सीक्वेंस है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, पीटी। एजी, एयू, पीटी। एजी is silver, AU is gold and platinum, PT is platinum. This is reactivity series. Reactivity decreases downward. Reactivity decreases. हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। हमने एग्जांपल देखा था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो उसने बनाया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट में से सिर्फ इसलिए डिस्प्लेस कर पाया था क्योंकि आप यहाँ देखो कॉपर लाइज हियर और जिंक हमारा यहाँ है। जिंक कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, इसी वजह से जिंक could easily displace copper from copper sulfate solution and takes its place to form zinc sulfate. क्लियर है? अगर हम यही लिख लें यहाँ, अगर हम ठीक इसका उल्टा कर दें कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये रिएक्शन नहीं होगा जस्ट बिकॉज की जिंक जस्ट अ मोमेंट, इफ वी ZnSO4 plus Cu, this one, ये रिएक्शन आकर नहीं करेगा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन, कॉपर की ताकत जिंक से कम होती है, कम ताकत वाला ज्यादा ताकत वाले से जीत नहीं सकता है। तो यहाँ भी बात वही है, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इस वजह से कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, सो दिस रिएक्शन कैनॉट आकर। तो दिस इज a single displacement reaction और we can say simple displacement reaction। अगर एक रिएक्शन Pv plus CuCl2, तो ये PbCl2 plus copper, ये रिएक्शन होगा because lead is above copper in reactivity series। कितना भी ऊपर ही है कॉपर से, ये रिएक्शन अकर करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि CuSO4 plus सिल्वर, तो ये रिएक्शन अकर नहीं करेगा बिकॉज सिल्वर लाइज लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर से भी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब ये है कि सिल्वर की ताकत कॉपर से भी कम है और इस वजह से सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड हेंस दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। क्लियर है सबको? सो दिस वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल सी व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Let's come to double displacement reaction.
Let's come to double displacement reaction. The chemical reaction in which one component from each of the reactants gets exchanged रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट होंगे और दो रिएक्टेंट होंगे, नॉट दो रिएक्टेंट होंगे और दोनों रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट का एक्सचेंज होगा। दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट का जब एक्सचेंज होगा तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज हम कहते हैं AB प्लस CD विल गिव CB प्लस AD। दो रिएक्टेंट है, दोनों ने अपने एक एक कंपोनेंट को एक्सचेंज कर लिया, बोथ हैव चेंज्ड वन कंपोनेंट ईच। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ हो जाएगा NaCl तो धक्का देगा Ag को, तो Ag के पास जगह नहीं बचती है, कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, तो बेचारा के यहाँ अटैच हो जाता है NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट में से एक एक कंपोनेंट का हमारा एक्सचेंज हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखो जैसे हम कहते हैं CuSO4 प्लस H2S, तो ये होगा CuS प्लस H2SO4। यहाँ हाइड्रोजन की ताकत कॉपर से ज्यादा है, हाइड्रोजन ने धक्का मारा कॉपर को, खुद कॉपर की जगह पे आके बैठ गया और कॉपर बेचारा क्या करेगा, तो चलो भाई इसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो उसने बना लिया प्रोडक्ट। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच one component from each of the reactants gets exchanged is called double displacement reaction। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है ऐसा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे देखो PbNO3(2), ठीक है, PbNO3(2) पर पोटेशियम आयोडाइड, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अच्छा एक्वस सॉल्यूशन, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा PbI2 प्लस KNO3। नाउ लिसन बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप सब देख सकते हो, लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। मैंने एक डाउनवर्ड एरो दिया है, डाउनवर्ड एरो का मतलब है ये एक प्रेसिपिटेट है। ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन where there is a formation of a precipitate is called a precipitation reaction। ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो a type of double displacement reaction where a precipitate is formed, हम उसको कहते हैं precipitation reaction। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, रिडॉक्स रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि ये तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये चीज तो वाटर में सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है वाटर में, दैट्स व्हाई इट हैज फॉर्म्ड अ प्रेसिपिटेट एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, दिस बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर सेटल्स एट द bottom of the beaker in the form of precipitate। So such type of double displacement reaction in which there is formation of precipitate is called precipitation reaction। Clear है? So it is a double displacement precipitation reaction। Clear है सबको? Good। Let's move further। Let's move to हम redox reaction। Redox reaction means reduction oxidation reaction।
redox reactions. Now what is redox reactions? Redox reactions comes from reduction, oxidation. रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ना। व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? कन्वेंशनल टेक्निक जो थी, कन्वेंशनल मेथड जो था रिडॉक्स रिएक्शन को डिटरमाइन करने का, वो था एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कन्वेंशनली हम मानते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको कन्वेंशनली माना जाता है ऑक्सीडेशन। कन्वेंशनली नहीं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कन्वेंशनली कहने का मतलब है पहले जो तरीका था, पहले जो टेक्निक थी ऑक्सीडेशन को डिटरमाइन करने की, वो यही थी। उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहा जाता था रिडक्शन। तो कन्वेंशनल टेक्निक, कन्वेंशनली तो हम इसी तरह से डिटरमाइन करते थे कि व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। आप जैसे हम एक एग्जांपल देख ले, ZnO प्लस C, ये बनाता है Zn प्लस CO, ठीक है, Zn प्लस CO। अब ये देखो ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें, जिंक और जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो यहाँ क्या हो रहा है? देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ की अगर हम बात करें तो इस जगह पे कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हमने इजीली डिटरमाइन कर लिया कि हम किसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, किसको रिडक्शन कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो बहुत इजी था, हमने डिटरमाइन कर लिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से कि ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। दो टर्म्स और होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक टर्म होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? तो पहले बेटा एक चीज आप अच्छे से समझो कि हम इस एग्जांपल की अगर बात करें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस CO, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ जिंक, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज होने के लिए कार्बन ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन कार्बन ने लिया, ये इसने किसी से तो छीना है, ये इसने जिंक से छीना है। खुद को तो ऑक्सीजन लेके इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन जिंक से वो ऑक्सीजन उसने छीना और जिंक को उसने रिड्यूस कर दिया। जिंक से जैसे ही ऑक्सीजन निकला तो जिंक का रिडक्शन हो गया। यहाँ कार्बन ने खुद को ऑक्सीडाइज तो कर लिया ऑक्सीजन लेके, लेकिन उस ऑक्सीजन को उसने इस जिंक ऑक्साइड से छीना है और इस कारण उसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जिंक में, करेक्ट। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन उसने दूसरे को रिड्यूस कर दिया। जो उसमें खुद ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO, but it reduced zinc oxide to zinc, correct। कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में जिंक से ऑक्सीजन छीन के, लेकिन इस प्रोसेस में उसने क्या किया? खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया। यानी कार्बन ने एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, एक ऐसे एजेंट का काम किया जिसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, यानी कार्बन ने रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया। तो कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी चीज बेटा खुद ऑक्सीडाइज होगी
वो किसी ना किसी दूसरे को रिड्यूस कर रही है, और अगर वो किसी और को रिड्यूस कर रही है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो चीज खुद रिड्यूस हो रही है, अब यहाँ जिंक ऑक्साइड का अगर एग्जांपल देख ले बेटा, तो जिंक ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड में अपना ऑक्सीजन देके। जिंक ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद रिड्यूस हो गया और कार्बन को ऑक्सीडाइज हुआ। तो अगर इसको हम देखें इस तरीके से, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये देखो, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू जिंक में रिड्यूस हो गया, बट इट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टू CO, खुद रिड्यूस हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होता है वो किसी न किसी को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो खुद रिड्यूस हो, खुद ऑक्सीडाइज होगा, वो किसी न किसी को रिड्यूस करेगा और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गई बात? लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। पहले तो ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। Fe2O3 खुद रिड्यूस हो रहा है Fe में, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी को, खुद रिड्यूस हो रहा है किसी और को करेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन तो हो गया, एल्यूमिनियम ने खुद को ऑक्सीडाइज तो कर लिया, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के लिए उसने आयरन फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस किया है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया, इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो Fe2O3 होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe2O3 हमारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा एल्यूमिनियम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझ में आ गई आपको कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ में क्या चेंज हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऊपर में मैंने बताया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी को रिड्यूस कर रहा है, किसी ना किसी को रिड्यूस कर रहा है, हेंस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ हियर क्लोरीन, क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन किसी दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, हेंस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है सबको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट H2S हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, H2S हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और हमारा क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है कन्वेंशनल टेक्निक ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिटरमाइन करने का। लेकिन अभी जो हमारी मॉडर्न टेक्निक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिटरमाइन करने की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल में, ठीक है? ये आप लोग अच्छे से एग्जांपल्स को देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप इजीली पूछ सकते हो। लेकिन आप एग्जांपल्स अच्छे से स्टडी करो, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द मॉडर्न कंसेप्ट टू डिटरमाइन रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट कहता है, दो एक वर्ड याद रखना बेटा, ऑयल रिग, ठीक है? ऑयल का मतलब है हमारे मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ये वर्ड याद रखना होगा, ऑयल रिग आप कभी नहीं भूलोगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस रिएक्शन में। तो देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट जब अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, अपने फ्री स्टेट में होता है, यहाँ ये किसी के साथ अटैच नहीं है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक बात याद रखो बेटा, सोडियम का 281, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम जब भी कंबाइन करेगा तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ही उसका वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है? और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अब ये बन गया सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 287, क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 है, वैलेंसी तो 1 है, लेकिन क्लोरीन वैलेंसी 1 है, लेकिन वो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो खुद में लेगा, इट विल नॉट डोनेट, इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट करने से इसका ये हो जाएगा -1, और ये अब हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सोडियम का वैलेंसी तो 1 है लेकिन ये जो है ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ गया? वैलेंसी में जब हम प्लस और माइनस ऐड कर लेते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपको ये बता देगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सब लिखना बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत इजीली बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करेगा। तो हम सोडियम का जानते हैं हर हाल। अब यहाँ सोडियम फ्री स्टेट में है, कोई कंबाइंड स्टेट में नहीं है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्लोरीन भी यहाँ फ्री है, किसी और के साथ कंबाइंड में नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ तो ये दोनों कंबाइन कर गए हैं, तो यहाँ क्या सोडियम का हमको पहले से पता है कि +1 ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट।
एक बात याद रखो, सोडियम ऑलवेज इन एवरी केस, सोडियम तो वही होगा, उसके पास ले दे के एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको वो शेयरिंग में या जिसको वो डोनेट कर सकता है। तो इसका हो गया +1, क्लोरीन का हमने देख लिया था -1, करेक्ट। अब देखो, अब हम सोडियम से यहाँ बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1। अच्छा, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो गिवन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ही? जरूरी तो नहीं है कि सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन कि हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? इसको डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज है, यहाँ 0 था, यहाँ प्लस था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ 0 होता तो इसका मतलब वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारा सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चेंज कर रहा है, क्लियर है। तो 0 से +1 पहले न्यूट्रल था, अब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आने का मतलब क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है यहाँ एक प्रोटॉन बढ़ गया है। तो अब प्रोटॉन तो ले नहीं सकता ना, जो भी लेना और देना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो तो इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन बढ़ जाने का मतलब यहाँ ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो यहाँ हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और मैंने पहले ही बताया था, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो किसी ना किसी को रिड्यूस करेगा, यानी सोडियम हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन में देखो बेटा, क्लोरीन में क्या हो रहा है? व्हाट विल हैपन ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन 0 से -1, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एंड हेंस क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई सबके बात? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके और एग्जांपल्स देखेंगे कि बहुत सिंपल एग्जांपल था जिससे मैंने शुरू किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना आप सबको आता है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कुछ चीजों का तो आप याद भी कर लो, इजी है। अब हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड नहीं होगा, कोई कंपाउंड अगर पेरोक्साइड के अलावा कोई भी कंपाउंड है, जैसे H2O2 इज अ पेरोक्साइड, ठीक है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। तो अगर कंपाउंड पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, और बाकी सारे जगह इन एवरी केस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, हाइड्रोजन +1, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2। उसके बाद प्रैक्टिस हम आगे देखते हैं, क्लोरीन का -1, इस तरह हम देखते जाएंगे। आपके लिए डिटरमाइन करना इजी है, आप बहुत इजीली बता सकते हो कि कहाँ पे गेन हो रहा है और कहाँ पे लॉस हो रहा है विद प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस करते करते आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी इजीली लिखना सीख जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने में। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, Cu + AgNO3 दैट विल गिव CuNO3 + Ag, ठीक है। यहाँ कॉपर अपने फ्री स्टेट में है 0, यहाँ सिल्वर फ्री स्टेट में है 0, ठीक है। अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है, क्लियर है? अच्छा, अब ये ऑक्सीजन -2, हमें नाइट्रोजन का निकालना है, इसको X मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज हमेशा 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये सब जोड़ के टोटल 0 आना चाहिए। तो और सिल्वर यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ एक है, और ऑक्सीजन यहाँ 3 है। बेटा यहाँ पे अगर कोई नंबर होता
तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने समय, क्योंकि इस तरफ बैलेंसिंग में कई बार नंबर आते हैं तो ये नंबर तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो वो तीनों के लिए बराबर है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये सबस्क्रिप्ट में अगर नंबर है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सिल्वर है +1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो +1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। समझ में आ गया सबको? यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ। और यहाँ देखते हैं ये कॉपर हमारा, ये कॉपर नाइट्रेट है बेटा, कॉपर नाइट्रेट ये हमारा क्यूप्रिक नाइट्रेट है। इस कंपाउंड का नाम हम जानते हैं क्यूप्रिक नाइट्रेट। और क्यूप्रिक नाइट्रेट है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, ठीक है। और यहाँ हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम मान लें यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, ये -2 इसको x, तो +2 प्लस x प्लस 2x, ये 2n के लिए भी है, +2x प्लस -3 2 जा 6, 2 × 6 इज इक्वल टू 0, +2 प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 - 2 बाई 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी हमारा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया 5। ये भी हो गया हमारा +5। अब ये बताओ कि इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर है? कॉपर में है, ऑब्वियसली है, कॉपर में हो रहा है 0 से +2। और कहाँ है? सिल्वर में है, सिल्वर में हो रहा है +1 से 0। नाइट्रोजन में नहीं है, ऑक्सीजन में नहीं है, यानी जो हो रहा है यही। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रहा है। 0 से +2 मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा है। 2 प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे कॉपर से जब ये कॉपर +2 स्टेट में गया तो हियर इट वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब हम सिल्वर की बात करते हैं, ऊपर जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर में +1 से 0 में गया है। पहले एक प्रोटॉन ज्यादा था, अब न्यूट्रल हो गया है, तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, क्योंकि प्रोटॉन का लॉस और गेन तो नहीं हो सकता। यहाँ एक माइनस चार्ज ऐड हुआ है, तभी तो ये 0 हुआ है। तो माइनस चार्ज ऐड होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, यानी यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ एडिशन हो रहा है या गेन हो रहा है? रिडक्शन। और ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। Na+O2, तो ये होगा Na2O। इसको बैलेंस करना होगा बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। क्लियर है? आप देखो, फ्री स्टेट में सोडियम है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का भी 0। यहाँ कंबाइंड स्टेट में सोडियम ऑलवेज +1, ऑक्सीजन ऑलवेज -2। आप इसको ओवरऑल देखो, +1 × 2 = +2,
प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये सही है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ देखो सोडियम से सोडियम, यहाँ चेंज है 0 से सोडियम में है 0 से +1, 0 से +1 मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन है मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। करेक्ट। और यहाँ देखो ऑक्सीजन 0 से -2, 0 से ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, और ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है सबको, समझ में आ रही है सबके? नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। CaCO3 gives CaO plus CO2। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन का x मान लेते हैं, तो +2 + x प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 +2 + x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू +4। हमारे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। यहां देखो कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 हमें पता है, यहां ऑक्सीजन -2 है, इसको x मान लो, x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, यहाँ भी हमारा +4। अब बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ हो रहा है? कैल्शियम +2 है, कैल्शियम यहाँ भी +2 है, कोई चेंज नहीं है। कार्बन यहाँ +4 है, कार्बन यहाँ +4 है, कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। There is no change in oxidation state. There is no change in oxidation state. Oxidation state में कोई चेंज नहीं है, hence no redox reaction. हमने बताया था ना कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, तो वैसे रिएक्शंस ये है उसका एक एग्जांपल जिसमें कहीं भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, H2 + Cl2 2HCl। ठीक है, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन 0, क्लोरीन 0, यहाँ हाइड्रोजन का ऑलवेज +1, क्लोरीन का ऑलवेज -1, ये हमने देख लिया है। नाउ लेट्स मूव। अब यहाँ देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, हाइड्रोजन में 0 से +1 जा रहा है, +1 जा रहा है मतलब इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है। नाउ एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। नाउ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन की अगर हम बात देखें तो क्लोरीन में देखो बेटा, क्लोरीन में 0 से -1 जा रहा है, 0 से -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन।
तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात सबके? बेटा आप लोग सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखो, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं उसको बताने के लिए, बट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। आप मेरे बनाए एग्जाम्पल्स को ही प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। पहले इसको बैलेंस करना होगा। ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। कार्बन फ्री स्टेट में है 0, आयरन फ्री स्टेट में है 0, ऑक्सीजन -2, इसका हम x मान लेते हैं, तो 2x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3। ये आयरन हो गया +3 और यहाँ ऑक्सीजन -2, कार्बन को x मान लो, तो x प्लस -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। ये हो गया हमारा +4। अब आपको देखना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन में है, ऑक्सीजन में नहीं है और कार्बन में है। आयरन में क्या हो रहा है? आयरन में +3 से 0, पहले 3 प्रोटॉन ज्यादा था, अब उसका प्रोटॉन न्यूट्रलाइज हो गया है, यानी 3 प्रोटॉन ज्यादा थे, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा, यानी यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, and this is an oxidizing agent। क्लियर है? और अब हम कार्बन का अगर देख ले, यहाँ देखो कार्बन में क्या हो रहा है? कार्बन में 0 से +4, पहले न्यूट्रल था, अब 4 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। 4 प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, and loss of electron is oxidation, and this is called reducing agent। समझ में आ गई बात सबके? क्लियर है सबको? बेटा आज हमने कई एग्जांपल्स देखे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों मेथड से। मैंने जितने एग्जांपल्स आप लोगों को बताए हैं, आप इन्हीं एग्जांपल्स को वापस से खुद से प्रैक्टिस करके बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन अभी जो बताया उसको क्लियरली अच्छे से समझिए और फिर बताइए कि उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। आई होप यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो हमें आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वी विल सॉल्व इट एज क्विकली एज वी कैन। क्लियर? चलो ठीक है, फिर मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।